लोग पढ़े थे कि रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस टुक द वेरियस स्टेप टू क्रिएट ए कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल्स। इसका हम लोग उत्तर भी किए थे, जो आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ पे नीचे के 2 पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है जो 9 से ही रिलेटेड है कि हु लेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप वहाँ पे उत्तर लिखेंगे जैकोबिन क्लब। फ्रांस की क्रांति को कौन क्लब जो है वो नेतृत्व किया था, तो जैकोबिन क्लब हो जाएगा वहाँ पे, है ना। आगे चल कर के हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ पे रॉबिस्फेयर का शासन होता है। रॉबिस्फेयर के बाद वहाँ पे डायरेक्टरी का शासन होता है। डायरेक्टरी भी अच्छे से फ्रांस का शासन नहीं चला पाता है। उसका फ़ायदा उठा करके वे लोग जो है वो चले जाते हैं डायरेक्टरी अच्छे से शासन नहीं चला पाता है, तो फिर वो उसका फ़ायदा नेपोलियन उठा लेता है। और नेपोलियन जो है वो 1799 ईस्वी में फ्रांस पर कब्जा कर लेता है और 1804 ईस्वी में वह शासक बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नेपोलियन जब शासक बनता है तो नेपोलियन की एक बहुत बड़ी खासियत थी। क्या खासियत थी कि यह लिबरल मोनार्च था। 2 तरह के मोनार्च होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्च, निरंकुश होता है, ये भी निरंकुश था। या इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं दोज डोंट लाइक एनी चेंजेज इन द सोसाइटी। वैसे व्यक्ति या वैसे शासक जो समाज में किसी भी तरीके के परिवर्तन के विरोधी होते हैं उसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। 9th क्लास में आप 3 थॉट्स को पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो समाज में किसी भी तरीके के चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं, दोज डोंट लाइक एनी चेंजेज इन द सोसाइटी। लिबरल्स हु लाइक द चेंजेज इन द सोसाइटी। लिबरल्स उसको बोलते हैं जो समाज में परिवर्तन को पसंद करता है। तो नेपोलियन जो था वो लिबरल मोनार्च था। ये जो है बहुत सारे परिवर्तन को लाया फ्रांस में और फ्रांस के बाद यूरोपियन समाज में, क्योंकि नेपोलियन जो है एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था और वह पूरे यूरोप का शासक बनना चाहता था। बहुत सारे नेबर्स कंट्री को वो जीत भी चुका था और बहुत सारे परिवर्तन को लाया। इसलिए उसे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप भी बोला जाता है। 1 नंबर में आपको पूछ सकता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप, आधुनिक यूरोप का जनक किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे आंसर लिखेंगे नेपोलियन। अब नेपोलियन जो है वो समाज में सुधार के लिए कानून लाया। कब लाया? 1804 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1804 में वो लाया, जिसको नेपोलियनिक कोड के भी नाम से जाना जाता है और सिविल कोड के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 1 नंबर में हो गया। पूछेगा हु ब्रॉट द सिविल कोड, तो सिविल कोड में आप फंस जाएंगे। अगर नेपोलियनिक कोड पूछा तो नाम मिलेगा तो आप नेपोलियन मार देंगे, लेकिन पूछेगा कि हु ब्रॉट द सिविल कोड तो वहाँ पे शायद आपको दिक्कत होगा। तो आप ध्यान देंगे कि सिविल कोड ब्रॉट बाय द नेपोलियन इन 1804। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि नेपोलियन बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री। नेपोलियन बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री, तो वहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। किस देश से नेपोलियन संबंध रखता था, तो वो फ्रांस हो जाएगा। अब यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटोरीज रूल्ड बाय हिम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि नेपोलियन के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए
कौन कौन से कदम उठाए गए। ठीक है, फ्रांस में, और जिस क्षेत्र को वो जीत चुका था उस क्षेत्र में। ठीक है, फ्रांस में और जिस क्षेत्र को वो जीत चुका था उस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार के लिए नेपोलियन के द्वारा कौन से परिवर्तन लाया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो सीबीएसई है, ये सीबीएसई बुक के क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं उठाता है, इसलिए ये अलग तरीके से भी आपको पूछ सकता है। तो क्या पूछेगा कि व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड, या फिर व्हाट वाज द प्रोविजन ऑफ द सिविल कोड विच ब्रॉट बाय द नेपोलियन इन 1804। तो वहाँ पे फिर आपको इसका आंसर जो है वो लॉन्ग में देना होगा। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे कि नेपोलियन took the various step या brought the various provisions to bring the change in the society, where in which society, French and its neighbors। तो यहाँ पे इसका शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द प्रोविजंस ऑफ द सिविल कोड 1804 वाज फ्लोइंग, है ना, यही ठीक रहेगा। ये सिंपल है, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं कि द प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 वाज फ्लोइंग, और इसका शुरुआत 1 नंबर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, इसका आंसर यहाँ से होगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो आप यहाँ से देखेंगे कि नेपोलियन एबॉलिश्ड बाय बर्थ प्रिविलेज्ड। ठीक है, नेपोलियन जो है वह जन्म संबंधी विशेषाधिकारों को समाप्त किया, पहला पॉइंट। ठीक है, नेपोलियन एबॉलिश्ड बाय बर्थ प्रिविलेज्ड, या फिर दूसरे तरीके से प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। अब ये बाय बर्थ प्रिविलेज क्या था, फ्रेंच सोसाइटी में आप देखेंगे जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो फ्रेंच सोसाइटी 3 वर्गों में विभाजित था। क्लेर्गी फर्स्ट, नोबेल सेकेंड, और थर्ड में मिक्स था, कुछ गरीब लोग थे, कुछ मध्यम वर्ग लोग थे, और कुछ अमीर लोग थे। तो ऊपर के जो 2 स्टेट्स थे, क्लेर्गी और नोबेल्स, उन लोग को बाय बर्थ प्रिविलेज, मतलब उसके ख़ानदान में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उस ख़ानदान में पैदा हो गया, बस उसको जॉब मिल जाना है, उसको मंत्री बन जाना है, उसका राजा का करीबी हो जाना है, या आसानी से वो किसी भी पोस्ट पर चला जाता। क्यों? क्योंकि वह अमीर घराने में पैदा हुआ। ठीक है, तो बाय बर्थ प्रिविलेज इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको वो ख़त्म किया। दूसरा क्या होगा, नेपोलियन इस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। पहले क्या था कि जो फर्स्ट स्टेट था क्लेर्गी का, दूसरा स्टेट था नोबेल्स का, ये दोनों को कानून से बाहर रखा गया था। मतलब ये अगर क्राइम करते, ये टॉर्चर करते, ये हरासमेंट करते किसी को भी, तो इन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता। और वहीं अगर थर्ड स्टेट के लोग कोई भी क्राइम करते या नहीं भी करते तो उन्हें ज़बरदस्ती या फिर फंसा दिया जाता, हरास किया जाता। नेपोलियन बोला ऐसा नहीं चलेगा, ये सब बंद करो, और क्या किया, इक्वलिटी इस्टेब्लिश किया बिफोर द लॉ। किसके सामने? कानून के सामने सब समान होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि नेपोलियन इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सभी के लिए
संपत्ति कमाने का, संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। और ये संपत्ति सुरक्षित उसका कौन रखेगा? ये रखेगा सरकार, ये राज्य रखेगा। पहले क्या होता था, क्लेर्गी के संपत्ति सुरक्षित होते थे, नोबल्स के संपत्ति सुरक्षित होते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के जो संपत्ति थे उसे लोग, क्योंकि ये थर्ड स्टेट जो था वो पुअर स्टेट था, इसके संपत्ति को छीन लिया जाता था या फिर इनके संपत्ति के जो अधिकार है उसे नहीं दिए जाते थे, तो नेपोलियन ख़त्म कर दिया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कुछ लाइन को छोड़ करके। यहाँ पे बोल रहा है कि दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, है ना। ये जो सुधार है वो नेपोलियन सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि जिन जिन आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को वो जीत चुका था वहाँ पे भी इस सुधार को लागू किया। ठीक है, जैसे डच रिपब्लिक में किया, स्विट्ज़रलैंड में किया, इन इटली किया, जर्मनी में किया। ठीक है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, आगे आपको फिर लिखना है कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप देखते होंगे कि कोई फिल्मों में या कहीं पे भी कि कोई गरीब व्यक्ति है, वो इस थाने में गया FIR दर्ज कराने, तो वो बोला अरे ये तो मेरे क्षेत्र का नहीं है, ये दूसरे क्षेत्र का है, उस थाने का है। वहाँ गया तो बोला नहीं ये मेरे नहीं है, वो वहाँ का है। तो क्लियर ही नहीं था कि कौन सा क्षेत्र किस में आता है। तो वो नेपोलियन क्या किया, सिंप्लीफाइड किया, काफ़ी सरल बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक किस थाने के अंतर्गत या किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। तो तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एबॉलिश द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडॉम एंड मैनेरियल ड्यूज। फ्रेंच सोसाइटी में क्या था, सामंतवादी प्रथा था। सामंतवादी मतलब जमींदारी प्रथा था। जो आप देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी में बताया कि 3 वर्गों में विभक्त था, क्लेर्गी, नोबल्स। नोबल्स किसको बोलते हैं, जो ज़मींदार लोग थे उन लोगों को नोबल्स बोला जाता था, और वही लोगों का समाज में पकड़ था, समाज को लीड वही लोग कर रहे थे। ठीक है, नेपोलियन क्या किया, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया। ठीक है, फेडरल सिस्टम उसी को बोलते हैं, ज़मींदारी प्रथा को, ज़मींदारों का जो समाज पे दबदबा था ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे लिखेंगे कि नेपोलियन एबॉलिश्ड, या फिर ही भी लिख सकते हैं, ही एबॉलिश्ड द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडॉम एंड मैनेरियल ड्यूज। सर्फडॉम मतलब होता है भूदासत्व, भूदास बनाना। ये जो नोबल्स लोग जो थे ना, वो गरीबों को अपना ज़मीन पर खटाने के लिए मजबूर करते थे। एक ख़ानदानी क्या बोल सकते हैं, स्लैब सिस्टम था कि कुछ लोगों को वो पकड़ लिया और उसे अपने ज़मीन पर वो खटाता था। वो उसका भूमिदास था, भूदास था, इसको बोल सकते हैं हिंदी में भूदास, उसके ज़मीन का नौकर। वो ज़िंदगी भर उस ज़मीन पे खटेगा। मैनेरियल ड्यूज मतलब होता है खेत से, खेती से संबंधित। जैसे कोई गरीब को कुछ पैसा घटता था तो वो जहाँ खटता था वहीं से मांगता था, दिया 10 रुपया, लिख दिया 100 रुपया, तो वो ज़िंदगी भर खट जाता था, लेकिन फिर भी उसके ड्यूज ख़त्म नहीं होते थे। तो बहुत सारे ड्यूज चढ़ा करके रखे थे। तो नेपोलियन जो है वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, शायद थर्ड ही होगा ना, या फोर्थ पॉइंट, जो भी है देख लीजिएगा। नेपोलियन एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, सामंतवादी प्रथा को ख़त्म किया, एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडॉम एंड मैनेरियल ड्यूज, भूदासत्व की प्रथा से ख़त्म कर दिया। जितने भी भूमि संबंधी कर्ज था वो सब खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इन द टाउन 2, शहरों में क्या था, शहरों में जो लोकल ट्रेडर्स थे वो दूर दराज के या दूसरे जगह के ट्रेडर्स को बाज़ारों में घुसने नहीं देते थे। जैसे आपके यहाँ अगर कोई बाज़ार होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं वो बाज़ार पर कब्जा जमाए हुए रहते हैं, और वो क्या करते हैं, बाहरी लोगों को इस बाज़ार में घुसने नहीं देते। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी लोग जो आएंगे उससे क्या हो जाएगा कि
सामान की आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा, सामान ज़्यादा हो जाएगा, और सामान ज़्यादा हो जाएगा और ख़रीदने वाला कम होगा तो क्या होगा, दाम घट जाएगा। इसलिए बाहरी व्यापारियों को घुसने नहीं देते थे, ताकि ये लोग अपने मनमर्जी से सामान को बेच सकें और अपने हिसाब से अपने रेट में बेच सकें। ठीक है, तो गिल्ड मतलब होता है संघ, है ना। तो व्यापारियों का जो संघ था उसका कब्जा था अपने लोकल के बाज़ारों में। नेपोलियन बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ख़त्म करो इसको। तो नेपोलियन रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, किसके रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कि नेपोलियन रिमूव द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द मार्केट, है ना। नेपोलियन जो है वो संघों के प्रतिबंध का जो था बाज़ारों पर, संघों का जो प्रतिबंध था बाज़ारों पर, उसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नेपोलियन जो है वो जानता था कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होगा जब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होंगे। तो ये सिंपल है, नेपोलियन इम्प्रूव्ड द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये आंसर जो है वो समाप्त होता है, यहीं तक आप लिखेंगे, है ना। समझने के लिए थोड़ा और हम बता देते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिडिल क्लास के लोगों का हुआ या फिर मध्यम वर्ग के किसान लोगों का हुआ, क्योंकि वो लोग सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा कर के बेचा करते थे। तो पहली बार फ्रांस और फ्रांस के नाइबर्स को आर्थिक स्वतंत्रता मिला, है ना। आपको पहले बताया कुछ सुधार तो क्रांतिकारी लोग किए थे। वो क्या किए, मेजर और वेट सिस्टम को एक कर दिए, है ना। नेपोलियन क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा कर दिया, फेडरल सिस्टम हट गया, पीजेंट्स को भूदासत्व से ख़त्म कर दिया, भूदासत्व से मुक्ति दिला दिया, जितने भी भूमि संबंधी कर्जा था वो सब समाप्त कर दिया, बाज़ारों से जो व्यापारियों का संघ का प्रतिबंध था वो ख़त्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम आसान बना दिया। इससे पीजेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन जो थे फ्रांस के, वो काफ़ी फ्रीडम महसूस किए, खास करके जो छोटे व्यापारी थे, क्योंकि बड़े लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वे लोग किसी तरीके से पैसे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन थे, मध्यम वर्ग के जो किसान थे, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय किया, है ना। अब वो आसानी से अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह बेच सकते थे, है ना। क्योंकि आप सोचिए कि आपके क्षेत्र में जिस सामान का उत्पादन ज़्यादा होता है तो वो सामान वहाँ पे सस्ता होगा, लेकिन वही सामान किसी दूसरे स्थान पे नहीं उपजता है, तो वहाँ पे अगर आप जा कर के बेचेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ये लोग पहले जा नहीं पाते थे क्योंकि करेंसी भी अलग अलग था, वेट और मेजर सिस्टम भी अलग अलग था, टैक्स भी कई जगह पे चुकाना पड़ता था, दूसरा गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस था। तो ये सारा कुछ सुधार क्रांतिकारी लोग किए और कुछ जो है नेपोलियन किया। इससे क्या हो गया कि अब लोगों की आवाजाही जो है वो काफ़ी आसान हो गया। दे कुड मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेल दियर गुड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोग देखिए और आप लोग कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है क्लास, अच्छा है, और सुधार की ज़रूरत है, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोलिए। अब क्या हुआ कि नेपोलियन जो है इन सुधारों को फ्रांस में तो लागू किया ही, उन सारे क्षेत्रों में भी लागू किया जिस पर वो कब्जा जमाया हुआ था। जैसे हम आपको दिखाया ऊपर में कि जो डच रीजन था या फिर स्विट्ज़रलैंड था, जर्मनी का क्षेत्र था जिसको वो जीता हुआ था, वहाँ पे भी सुधार को लागू किया। लेकिन ये सुधार तो अच्छा था, सभी लोग इसको पसंद भी किए, लेकिन आगे चल कर के वे लोग नेपोलियन का विरोध करने लगे। अब क्यों विरोध करने लगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने के बाद थोड़ा क्लियर नहीं आता है, तो डेली हम डालेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ ही अंत करते हैं कि व्हाई डिड पीपल गिव द मिक्स रिएक्शन अगेंस्ट द नेपोलियनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशंस।
वाई डिड पीपल गिव मिक्स रिएक्शन अगेंस्ट द नेपोलियनिक रिफॉर्मेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशंस। आ रहा समझ में? ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसको इसका आंसर हम आगे आपको बताएंगे। आज यहीं रुकते हैं। कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए हमें, ताकि हमें अच्छा लगे, या फिर ख़राब लग रहा है वो भी बताइए कि सर इसमें ये चीज़ चाहिए, ताकि हम सुधार सकें। ठीक है, आपको हिस्ट्री आसान बना के देंगे, ये मेरा सोच है और कोशिश है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ऐसा सर्टेनली कर देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हिस्ट्री काफ़ी आसान बना करके आपके सामने परोसें। ठीक है, थैंक यू सभी को।